अभी आपको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन पे ये पीपीटी दिख रही है जो शेयर किया मैं? ओके यस सर। ओके, तो आज की क्लास चालू करते हैं हम लोग, ठीक है। अब पहले से थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं जो कल पढ़ाया था, या डिफ्रेक्शन से जो पढ़ाना शुरू किया था वहाँ से हम रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। तो डिफ्रेक्शन क्या होता है? व्हाट इज डिफ्रेक्शन? द बेंडिंग ऑफ लाइट बीम थ्रू ए शार्प ऑब्स्टेकल इज नोन एज डिफ्रेक्शन, ठीक है। और डिफ्रेक्शन तभी होता है, जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो तभी होती है जो ऑब्स्टेकल है वो उस लाइट के वेवलेंथ के अगर कंपेरेबल होगा तभी बेंडिंग होगी। कंपेरेबल मतलब अगर उसकी वेवलेंथ कुछ जैसे वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में होती है या नैनोमीटर में होती है तो उसके अप्रॉक्सीमेट कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में है तो आपकी विंडो जो है या जो स्लिट है वो या ऑब्स्टेकल है वो सेंटीमीटर की रेंज में हो। कंपेरेबल होना चाहिए, उसके अप्रॉक्सीमेट, उसके अगल बगल होना चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि माइक्रोन साइज या माइक्रोन से और छोटी जो स्लिट्स होती हैं उससे आप बेंडिंग कर सकते हो लाइट में, मतलब डिफ्रेक्शन फिनोमिना वहां पर देखा जा सकता है फॉर लाइट। तो डिफ्रेक्शन की डेफिनेशन ये है कि बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू ए शार्प ऑब्स्टेकल, और जो ऑब्स्टेकल है वो उस लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए। ये पहली चीज हो गई, ठीक है। उसके बाद जो हमने अभी तक पढ़ा ऊपर, जो फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट है उसके लिए मतलब ये कंडीशन ही, जैसे हम इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन होती थी दो की वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, दोनों बीम को मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए और कोहेरेंट होनी चाहिए। इसके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसके लिए तो जो लाइट बीम है वो किसी भी शार्प ऑब्स्टेकल में पड़ेगी, वो किसी भी वेवलेंथ की हो या मल्टीपल वेवलेंथ की हो, वो सब बेंड करेंगी। ये अलग बात है कि वो अलग अलग एंगल्स पे बेंड करेंगी, पर बेंड करेंगी सारी की सारी, ठीक है। उसके बाद हमने फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था इसमें? एक मिनट, हाँ, यहाँ पर हमने एक देखा भी था कि कैसे जो रेजर यूज करते हैं, रेजर की जो शार्प एजेस हैं उस पर अगर लाइट बेंड करती है तो उसका पैटर्न कुछ ऐसे शो करता है। यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाया हुआ है डार्क ब्राइट करके। नॉर्मली हम एक्सपेरिमेंट में जब हम यूज करते हैं ऑब्स्टेकल तो हम एक स्लिट यूज करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रखा है एक सबस्ट्रेट पे एक विंडो बनी हुई है, ये एक इसी को स्लिट बोलते हैं। इसकी जो विंडो है इसका साइज जो ए लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट माइक्रोन साइज का होता है, ठीक है। ये सिंगल स्लिट बोलते हैं इसको। इसमें क्यों सिंगल विंडो है तो इसको सिंगल स्लिट बोलते हैं। अगर यहाँ पर डबल विंडो होती तो इसको डबल स्लिट बोलते। अगर ट्रिपल स्लिट होती तो हम ट्रिपल स्लिट बोलते। जैसे यंग वाले एक्सपेरिमेंट में हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया है तो वहां पर डबल विंडो होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ एक विंडो है वहां पर डबल विंडो होती हैं, ठीक है। तो अब लाइट बेंड कैसे करती है इस एक्सपेरिमेंट, आप यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हो कि एक बीम आ रही है वो स्लिट से पास हो रही है और डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे बेंड करके स्क्रीन पर आपको इस एरे दिख रही है कि ये एरे कैसे बेंड करके यहाँ पर स्क्रीन पर पैटर्न बना रही है, ठीक है। पर जो यहाँ पर एरे सीधा स्ट्रेट लाइन में दिखाया गया वैसे लाइट प्रोपोगेट नहीं करती। लाइट प्रोपोगेट कैसे करती है? लाइट वेव फ्रंट के रूप में, वेव फॉर्म के रूप में प्रोपोगेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था कि जो एक स्लिट है उसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे एज ए सोर्स वर्क करते हैं। तो जब कोई लाइट किसी स्लिट से पास होती है तो उसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे एज ए सोर्स वर्क करते हैं और सारे पॉइंट से एक वेव ट्रेवल स्टार्ट हो जाती है, मतलब एक एज ए वेव सोर्स की तरह वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हर पॉइंट से एक वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में, और ये आपस में सुपर इम्पोज भी हो रही है। इसकी वजह से स्क्रीन पर क्या है, पैटर्न बनता है। ये जो यहाँ पर आपको पैटर्न दिख रहा है ये फ्रेजनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट की वजह, डिफ्रेक्शन की वजह से बन रहा है, और ये फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन की वजह से पैटर्न बन रहा है स्क्रीन पर। यहाँ पर हमने टिपिकली एग्जाम्पल के लिए दिखाया है। ये फ्रेजनल बाइप्रिज्म आपके सिलेबस में है नहीं, फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन आपके सिलेबस में है, जो मैं अभी कल मैंने आपको पढ़ाया था, उसको थोड़ा सा रिवाइज आज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये पैटर्न है, ये फॉर सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न। जब अगर सिंगल स्लिट से लाइट पास करती है और स्क्रीन पे जाती है तो कुछ इस तरीके का पैटर्न आता है कि बीच में ब्राइटनेस आती है, वो ब्राइटनेस की जो बैंडविड्थ है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस, इस तरह से करके पैटर्न आपको फ्रिंजेस का दिखता है स्क्रीन पर। और ये जो थिकनेस है, जो सेंट्रल फ्रिंज है इसकी तो थिकनेस ज़्यादा होती है, उसके या इसकी तो विड्थ ज़्यादा होती है, पर उसके बाद जैसे आप दूर जाओगे सेंटर से तो यहाँ पर जो इसकी विड्थ है फ्रिंजेस की वो धीरे धीरे घटती चली जाती हैं, ठीक है।
सेंटर फ्रिंज ब्राइट होती है, फिर उसके बाद डार्क। ये डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पे। जो लाइट ट्रेवल कर रही है, जो भी वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, जब वो सुपर इम्पोज होती है तो उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होता है उस पर डिपेंड करता है कि डार्क फ्रिंज बनेगी कि ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ठीक है, अब यही मान लीजिए कि यहाँ पर हमने मान लीजिए मोनोक्रोमेटिक बीम ले रखी थी, तो इस तरह से डार्कनेस और ब्राइटनेस आ रही है। पर अगर उसके जगह हमने क्या करा, एक मिक्सचर ऑफ लाइट ले लिया, अलग अलग वेवलेंथ की मिक्सचर ले लिए, तो क्या होता है, तो जो ग्रेटिंग है वो ग्रेटिंग क्या करती है, इन लाइट्स को अलग अलग एंगल पर डिफ्रेक्ट कर देती है, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ है तो अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग एंगल पर डिफ्रेक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पर वायलेट अलग हो गया और रेड अलग एंगल पर डिफ्रेक्ट हो गया, तो आपका पूरा एक वेबग्योर का पैटर्न आपको स्क्रीन पर देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, सेम फिनोमिना प्रिज्म में भी होता है, पर इसका प्रिंसिपल अलग है। जो प्रिज्म में भी क्या होता है, जब एक मल्टीपल वेवलेंथ की लाइट बीम को आप पास कराते हो तो क्या होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन फिनोमिना, ये जो मिक्सचर ऑफ लाइट है वो अलग अलग वेवलेंथ पे रिफ्रैक्ट होती है, मतलब अलग अलग एंगल पे ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि इसका प्रिज्म का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और ये जो व्हाइट लाइट पास हो रही है इसमें कई सारी वेवलेंथ है, हर वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अपना अलग अलग काम करता है, और जिससे अलग अलग एंगल पर ये लाइट्स बीम रिफ्रैक्ट होती हैं, और इसमें भी हमको एक वेबग्योर पैटर्न मिलता है। पर इन दोनों का प्रिंसिपल अलग है। पहले वाले का प्रिंसिपल क्या है, ड्यू टू डिफ्रैक्शन। सेकंड वाले का प्रिंसिपल क्या है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ठीक है, फॉर ईच वेवलेंथ, जो जितनी वेवलेंथ है उन सब के लिए ये अलग अलग तरीके से काम करता है, अलग अलग एंगल पर ये उसको बेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफ्रैक्शन की कहानी हो गई। अब डिफ्रैक्शन के बाद आपका आता है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। अब उसमें वो क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक सिंगल स्लिट बनी हुई है, उसकी विड्थ ए है, यहाँ पर लाइट आई और इस स्लिट से जब ये पास करी तो क्या है, अलग अलग एंगल पे ये अलग, मतलब ये क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट थी इसलिए एक सेम एंगल्स पे ये बेंड हो गई। ठीक है, क्योंकि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है इसलिए अभी हमने यहाँ पर लेमडा वन, इसको लेमडा मान लो आप, एक कांस्टेंट लेमडा है, जिसकी वजह से ये एक थीटा एंगल पर ये डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं इसी सिंगल स्लिट को हम बढ़ाते हैं आगे फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन में। फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन क्या होता है, यहाँ पर सिंगल स्लिट होती है। आपको असाइनमेंट भी दिया था कि आपको कल बोला था कि आप एक कॉपी में इसको लिखोगे। ठीक है, और मैं आज ये मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि आपने असाइनमेंट किया होगा, आप सबने असाइनमेंट किया होगा, और आपको अभी कहीं डाउट आएगा तो आप मेरे से पूछ लेना। अगर असाइनमेंट किया है आपने और आपको कुछ डाउट है तो अभी मैं जैसे रिवाइज कर रहा हूँ तो आप उसको पूछ सकते हो। ठीक है, तो होता क्या, सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर एक्सपेरिमेंट में होता ये है कि जब एक लाइट सिंगल स्लिट से पास करती है, यहाँ लाइट की वेवलेंथ लेमडा कांस्टेंट लेमडा है, मतलब यहाँ पर एक सिंगल है, ये मोनोक्रोमेटिक मान के चल रहे हैं। ठीक है, अभी मोनोक्रोमेटिक केस लिया हुआ है हमने यहाँ पर। मोनोक्रोमेटिक लाइट जब इस विंडो से पास करती है तो वो एक थीटा एंगल पे बेंड कर जाती है। कुछ लाइट तो सीधी ट्रेवल करके चली जाती है जो ओ पर सुपर इम्पोज होती है और यहाँ पर एक पैटर्न बनाती है। ठीक है, यहाँ पर हमने कोलिमेटिक लेंस यूज किया है इस लाइट को फोकस करने के लिए ओ पर, और जो कुछ लाइट होती है वो बेंड हो जाती है थीटा एंगल पर, और उसको हमने क्या किया, कोलिमेटिक लेंस के थ्रू फोकस किया है, ये P1 पे फोकस हो रही है। ठीक है, तो जब ये लाइट का सीधा वाला पार्ट है जो सीधे ओ पे फोकस होता है, इससे तो क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिक है और पार्ट डिफरेंस 0 है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जो पैटर्न आता है वो आपका इंटेंसिटी जो आती है ये ब्राइटनेस आती है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है। उसके बाद हम यहाँ P1 पे मान लेते हैं कि P1 पे, क्योंकि जब पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो उसके बाद डिस्ट्रक्टिव आएगा। आप ये पैटर्न देख रहे हो ना, पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव है तो उसके बाद डीप आता है, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो हम यहाँ मान ले रहे हैं P1 पे ये लाइट बीम यहाँ पर प्रोजेक्ट हो रही है, जो यहाँ फोकस हो रही है, और यहाँ पर फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर। तो उसके लिए अभी हमें क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पर क्या हुआ, पार्ट डिफरेंस 0 था। अब इसके लिए हमें यहाँ पर पार्ट डिफरेंस निकालना पड़ेगा, पार्ट डिफरेंस की कंडीशन निकालनी पड़ेगी, जैसे अभी तक हम करते आए हैं। हम क्या करते हैं, पार्ट डिफरेंस निकालते आए हैं, और पार्ट डिफरेंस को हम इक्वल टू एन लेमडा रखते हैं, और फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम क्या रखते हैं उसको 2n+1 लेमडा बाई 2 रखते हैं। तो अब पार्ट डिफरेंस निकालना है। पार्ट डिफरेंस कैसे निकलेगा इसका, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये लाइट बीम्स जो ट्रेवल कर रही हैं ये पैरेलल हैं आपस में, और पैरेलल हैं
तो हमने क्या किया, पॉइंट ए से यहाँ पर जो बी से बीम जा रही है उस पर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। तो हम ये मानते हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो इक्वल ट्रेवल कर रहा है, और जो एक्स्ट्रा है ये जो जैसे यहाँ पर ये जो लेंथ आ रही है ये परपेंडिकुलर, जैसे पहली बीम पे परपेंडिकुलर है, फिर दूसरी बीम पे परपेंडिकुलर, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, फिर पांचवी पे, फिर छठी पे। तो ये फाइनली ये जो डिस्टेंस है जो यहाँ पर एरो से मेंशन करी गई है, ये ही पार्ट डिफरेंस है। जो इन बीम में जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है वो ये बीम्स हैं जो परपेंडिकुलर के इस साइड पड़ रही हैं, जो स्लिट साइड में पड़ रही हैं, ये पार्ट डिफरेंस इनको बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। इसका कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन तो समझ में आ गया, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग। ठीक है, अगर इसमें कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग में कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। यहाँ पर पार्ट डिफरेंस तक की हमने बात करी। अब ये पार्ट डिफरेंस को कैसे हम इक्वल करेंगे फॉर एन लेमडा, फॉर 2n+1 लेमडा बाई 2 के, वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो अभी आपको ये तो समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग। किसी को अगर कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकता है मेरे से। एनी डाउट? उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। चलो मैं ये मान ले रहा हूँ कि हाँ, हेलो, एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? चलो, ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में वही दिखाया है पर इसको थोड़ा सा एक तरह से जूम कर दिया है, या हमने इसको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर यहाँ पर प्रेजेंट करी है। वही सेम जो पहले हमने कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग में बनाया था, उसी फिगर में हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर डाला था, पर उसको हमने क्या किया, उतने पार्ट को जूम कर दिया। यहाँ पर जो ये लाइट ट्रेवल कर रही है पैरेलल, उसमें हमने पॉइंट ए से ये जो डी से बीम जा रही है इन सब पे, आप ये कह सकते हो ये जो रे 5 है इसके इनिशियल पॉइंट से हमने रे 4, रे बीम 3, बीम 2, बीम 1 सब पे परपेंडिकुलर डाला हुआ है। ठीक है, तो ये जो जैसे डी एफ है यहाँ पर, दैट इज द पार्ट डिफरेंस। यहाँ पर जो एच जी आ रहा है दैट इज द पार्ट डिफरेंस एज कंपेयर टू बीम 5, ये पार्ट डिफरेंस है। और यहाँ पर जो जैसे बीसी है दैट इज द पार्ट डिफरेंस। यहाँ पर भी कोई हम दे सकते हैं फिगर, अभी यहाँ पर हमने दिया नहीं है, तो ये भी पार्ट डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इस पार्ट डिफरेंस को हमें अभी हमने सेंटर पॉइंट पे तो क्या है, ब्राइटनेस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो हमें फर्स्ट सबसे पहले हमें फर्स्ट क्या देखना है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखना है, फर्स्ट ऑर्डर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखना है। तो उसके लिए हमें देखना है कि मतलब पार्ट डिफरेंस कितना है। तो अब सबसे पहले हम पार्ट डिफरेंस निकालेंगे। तो ये जब डीएफ है, डीएफ की वैल्यू कितनी होगी, अगर हम मान लेते हैं कि ये डीएफ इज इक्वल टू लेमडा, हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया डीएफ इज इक्वल टू लेमडा। तो डीएफ की वैल्यू ऐसे अगर हम निकालना चाहें स्लिट विड्थ के टर्म में निकालना चाहें तो कितनी आएगी, स्लिट विड्थ एंड थीटा, ये जो ये बीम बेंड हुई है थीटा एंगल पे बेंड हुई, तो हमें दो चीज दी हुई है, एक तो स्लिट विड्थ ए दे रखी है और एक एंगल थीटा दे रखा है। तो अगर हम इन दोनों के टर्म्स में निकालना चाहे तो कितना आएगा, कल हमने निकाला था, कल हम लोग ने निकाला था, मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और अच्छे से और आप लोग पढ़ के आओगे तो एक बार और रिवाइज करूंगा। तो कल कितना निकाला था, कोई बताएगा मेरे को? एनीबॉडी? ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ए डी एफ। ठीक है, तो ए डी एफ में ए डी इज ए, एंड जो एंगल है डी ए एफ, एंगल डी ए एफ दैट इज थीटा। ठीक है, इसको हम अगर इन टर्म्स ऑफ थीटा और ए निकालेंगे तो यहां पर हमने क्या करा है, एक मिनट, ये है ना, हाँ, तो अगर हम इसको यहाँ पर डी एफ निकालेंगे तो डी एफ विल बी ए साइन थीटा। ठीक है, जो पार्ट डिफरेंस है डी एफ दैट विल बी ए साइन थीटा विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए डी एफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डी एफ इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब क्योंकि पार्ट डिफरेंस हमने यहाँ पर लेमडा माना है तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ए साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा।
पहला हमने यहाँ पूरा पार्ट डिफरेंस लेमडा मान लिया, पर नॉर्मली क्या होता है जब कोई लेमडा या लेमडा का इंटीजर होता है तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया उसके फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के बाद, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद जो डिप है वो, वहां पर क्या है, ये थोड़ा सा रिवर्स हो रहा था। यहाँ पर हमने जब लैम्डा लिया तब वो हमको, जब पार्ट डिफरेंस डी एफ इजिकल टू लैम्डा आया तब हमको पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला। तो वो क्यों मिला उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, उसका रीजन क्या है। नॉर्मली क्या होता है जब हम दो बीम की बात करते हैं, जब हम दो बीम की बात करते हैं तो उस केस में जब भी पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्योंकि ये जो स्लिट है, स्लिट के बीच में जितने भी पॉइंट है, इसके लिए हम एक दूसरी हमने स्लाइड बनाई थी, 1 मिनट। ये पहले सी स्लाइड, पिछली स्लाइड में, हाँ यहाँ पर मैंने पहले ही बताया आपको कि जो स्लिट है उसके बीच में जितने भी पॉइंट होते हैं सारे एज ए वेव फ्रंट काम करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप केवल दो बीम को लेके चल सको। यहाँ पर जो आप, हमारा जो केस है, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि हम दो बीम को लेके चल सकें। यहाँ पर तो पूरा का पूरा बहुत सारे वेव्स ट्रेवल करते हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारी बीम्स जा रही हैं। तो नॉर्मली अगर हम ये मान के चल रहे हैं, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि डी एफ इज लेमडा, डी एफ इज लेमडा, तो आप ये मेरे को बताओ, जो अगर हम इसको वर्चुअली अगर हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं दो वेव फ्रंट में, ए बी और बी डी, हम इसको दो वेव फ्रंट में डिवाइड कर दे रहे हैं। जैसे ये वैसे तो पूरा ए से डी तक पूरा एक यहाँ से बीम जा रहा है, एक मतलब सॉरी बीम तो बहुत सारे जा रहे हैं, बस स्लिट के अंदर जितने भी डिफ्रेक्शन की वजह से अलग अलग एंगल पे बहुत सारे बीम डिफ्रेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक या दो बीम को लेकर नहीं चल सकते हैं। जब हम यहाँ वेव फ्रंट की बात करेंगे तो अगर हमने इस स्लिट को दो वेव फ्रंट में डिवाइड कर दिया, ए बी एंड बी डी, तो आप यहाँ पर देखो कि ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में ए बी का ए पॉइंट है और उसके रेस्पेक्ट में बी डी का बी पॉइंट, इसमें कितना पार्ट डिफरेंस आएगा अगर ये डी एफ हम लेमडा मान लें तो। कल मैंने बताया था आपको ए के रेस्पेक्ट में बी का जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो लेमडा बाई 2 आएगा। अगर डी एफ इज लेमडा देन बी सी इज लेमडा बाई 2, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम और आगे पॉइंट ए के आगे हम किसी पॉइंट पे आते हैं तो बी के आगे उसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिलेगा जिसका पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2 होगा। अगर फाइनली इसी तरीके से अगर हम बी को देखें, बी और डी के बीच में जो पार्ट डिफरेंस होगा वो लेमडा बाई 2 का होगा, ठीक है। तो मतलब ए बी वेव फ्रंट के रेस्पेक्ट में जो बी डी वेव फ्रंट है उसमें ए बी के रेस्पेक्ट में कोरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर एक एक पॉइंट है जिसका पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2 है। तो नॉर्मली अगर हम देखें कि ए बी से जो वेव फ्रंट जा रहा है आगे और जो बी डी से वेव फ्रंट आगे जा रहा है, अगर इनके बीच में आपस में सुपर इम्पोज कराएं दोनों को, तो हम देखेंगे कि हर बीम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर एक बीम है जिसका पार्ट डिफरेंस, जिसमें पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2 है। तो मतलब ये दोनों बी, इसके रेस्पेक्ट में इसमें जो बीम्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो रही हैं और जिनमें पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2 है, जिसकी वजह से उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब डीएफ की वैल्यू लेमडा आएगी तो हमें यहाँ पर स्क्रीन पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने के लिए मिलेगा। अब आप ये भी कह सकते हो कि आपने सर इसको दो ही पार्ट में क्यों डिवाइड किया। चलो ठीक है, हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हर केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो एक बीम है, जैसे ए बी में एक जो बीम है और बी डी में जो एक बीम है, उन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2 का रहेगा। तो उसकी वजह से हमको जो नॉर्मली हम क्या करते थे, हम पार्ट डिफरेंस लेमडा यहाँ ले लेते थे, पर ये दो बीम नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल बीम है। तो हमने क्या किया, इसीलिए मल्टीपल बीम ना लेके हमने वेव फ्रंट में डिवाइड कर लिया। यहाँ पर 2 वेव फ्रंट हो गए, इसको हम 4 वेव फ्रंट में भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 वेव फ्रंट में भी डिवाइड कर सकते हैं। और हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिक रहे इसलिए हम 2 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, हम 3 या 5 नहीं ले रहे, ठीक है। क्योंकि हमें सिमेट्रिक सॉल्व करने में आसानी होती है, इसलिए हमने सिमेट्रिक का केस लिया है। तो जब हमने 2 का केस लिया तब ए बी के रेस्पेक्ट में
जो बीडी से वेव ट्रेवल कर रही है उनमें पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, अगर डीएफ लैम्डा है तो इसका मतलब क्या है कि इस वेव फ्रंट और इस वेव फ्रंट में जब सुपर इंपोज होगा तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का रहेगा। ठीक है, तो यहीं पर यहां पर इसीलिए हमने क्या किया, हमने इसको दो वेव फ्रंट में डिवाइड कर दिया, तो जो ए है वो भी दो भाग में डिवाइड हो गया, ए बाई 2 और ए बाई 2। और यहाँ जो ये ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें इसका जो एंगल है ये थीटा है और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसको जब उससे हमने क्या किया, पाथ डिफरेंस निकाला, एक वेव फ्रंट के लिए हमने पाथ डिफरेंस निकाला, तो वो आया ए बाई 2 साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई 2। अगर अगर डीएफ लैम्डा है तो हमने ए बी, ये जो बीसी पार्ट डिफरेंस है ये निकाला, तो ये कितना आया, ए बाई 2 साइन थीटा दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो ये फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आया। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम आगे और इसको 4 भाग में डिवाइड कर दें, इसको 8 भाग में डिवाइड कर दें, तो यहां पर क्या होगा, ए की जगह ए बाई 2 है जैसे, तो ए बाई 2 की जगह ए बाई 4 आ जाएगा, ए बाई 6 आ जाएगा, ए बाई 8 आ जाएगा, ए बाई 10 आ जाएगा। तो ए बाई मतलब 2 4 8 6 8 10 कुछ भी है, ए बाई जो ये और इवन नंबर है साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बाई 2m साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। फॉर दिस केस आपको क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक है, फॉर दिस केस आपको क्या मिलेगा, यहां पर जैसे मैंने लिख रखा ए बाई 2m साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, ये एक कंडीशन आएगी फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो आपको यहां पर जैसे मैंने दिखा रखा है, वेव फ्रंट को हमने कितने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इसको हम मल्टीपल भागों में डिवाइड कर सकते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहां पर देखिए 4 भाग में डिवाइड करा तो क्या आया, ए बाई 4 साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। तो यहां से क्या आया, आपका जो रिजल्टेंट आया, ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। जब आपने इसको सॉल्व किया, यहां से 2 और ये 4 कुछ कट जाएगा, तो यहाँ ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा आया। तो जब इसको इसी तरीके से 6 8 10 के लिए सॉर्ट आउट करेंगे, तो इन जनरल आप लिख सकते हो ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ रिवर्स हो गया थोड़ा सा, जैसे अभी तक हम पार्ट डिफरेंस को जब लैम्डा के इंटीजर में आता था तो आपको कंस्ट्रक्टिव मिलता था, पर क्योंकि यहाँ पर अलग अलग बीम बेंड हो रही हैं, वहां हम 2 बीम की बात कर रहे थे, पर यहाँ पर हमने 2 वेव फ्रंट की बात करी है, तो जो पार्ट डिफरेंस 2 वेव फ्रंट का जो है वो इसका आधा हो जाता है, लैम्डा का आधा हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको क्या मिलता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, और उसका जो फाइनली जो इसका आउटकम आया है दैट इज ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इसी तरीके से जब ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2 होगा, तो वहां पर आपको क्या दिखेगा, वहां पर आपको दिखेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उस केस में आपको यहाँ रिवर्स हो गया चीज, जो हम यंग डबल स्लिट में पढ़े या न्यूटन रिंग में पढ़े या डबल बीम माइक्रोस्टल सॉरी क्या कहते हैं, क्या पढ़ाया था मैंने आपको, माइकलसन मोरले, एक मिनट, हाँ माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़ाया था। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में वहां पर भी जो कंडीशन थी वो पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 फॉर डिस्ट्रक्टिव। पर यहाँ पर केस क्या हो गया, थोड़ा सा रिवर्स हो गया। यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ जब ए साइन थीटा पार्ट डिफरेंस एम लैम्डा के बराबर है, तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला, और जब यही ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर है, तो आपको क्या मिल गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल गया। ठीक है, अब ये चीजें आपको समझ में आ गई यहाँ पर। अब इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, मैंने दोबारा से रिवाइज कर दिया है, अब दोबारा से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा नए टॉपिक पे बढ़ेंगे। यहाँ पर अभी कोई है जिसको पूछना है कुछ, आपने घर में करा है ना असाइनमेंट जो मैंने बोला था करने के लिए? सर ये एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा सर, इस टॉपिक से? हाँ देखो, मैं इसमें जो ये पूरा टॉपिक है आपका वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में आपके जो, अगर आप बड़े क्वेश्चंस की बात करो, अगर छोटे क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, छोटे क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा आपको, पर वो अभी क्या है, इसमें अभी तक जो एग्जाम हुए हैं, जो एग्जाम का पैटर्न मैंने देखा है,
उसमें वो क्या कर रहे हैं कि वो 3 या 4 बड़े क्वेश्चन दे रहे हैं। मतलब पहले होता था कि 3 सेट में डिवाइड होता था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में होता था आपके 3-3 नंबर के 10 क्वेश्चन आते थे। सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन आते थे, न्यूमेरिकल्स आते थे। ठीक है, उसमें ऑप्शनल होता था कि आपको 5 में से 3 करने हैं या 4 करने हैं, ऑप्शन रहता था। सॉरी, 7 में से 5 करने होते थे। 7 क्वेश्चन आते थे सेक्शन बी में, उसमें से 5 करने होते थे। सेक्शन ए में 10 आते थे, 10 करने होते थे। फिर सेक्शन सी आता था। सेक्शन सी में क्या होता था, उसमें 5 क्वेश्चन होते थे आपको, और 5 में से 3 क्वेश्चन करने होते थे। और सेक्शन सी होता था 15 नंबर का, ईच क्वेश्चन 15 नंबर का। सेक्शन बी जो होता था वो ईच क्वेश्चन 10 नंबर्स का होता था। और जो सेक्शन ए होता था वो ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता था। ठीक है, तो सेक्शन सी क्या होता था, सेक्शन सी में जो 5 क्वेश्चन करने होते थे, 5 या 3 क्वेश्चन करने होते थे, 5 में से 3 करने होते थे शायद, वो बड़े क्वेश्चन होते थे। मतलब 20 नंबर के, 15 नंबर के क्वेश्चन आते थे। तो उसमें जैसे मैंने आपको अभी मोटे मोटे आपको 3 चीजें ऐसी पढ़ाई हैं। न्यूटन रिंग पढ़ाया आपको, माइकल्स इंटरफेरोमीटर पढ़ाया आपको, और फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़ाया। तो ये जो क्वेश्चन बनते हैं ये हमेशा 15 नंबर में बनते हैं। ये बोल देंगे कि राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग ऑफ न्यूटन रिंग एंड इट्स वर्किंग। ठीक है, एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। इसी तरीके से राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। इस तरीके से बड़े क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरीके से फ्रॉनहोफर में भी लिख देते हैं कि राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग ऑफ फ्रॉनहोफर एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। एक तो ये बड़े क्वेश्चन हो गए। अब इसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं। जैसे न्यूटन रिंग में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, रिंग का डायमीटर दे देगा आपको और आपसे कहेगा वेवलेंथ निकालो। ये आपका प्रैक्टिकल भी है, आपके लैब में प्रैक्टिकल भी है, उसमें भी हम यही करते हैं। आपको डायमीटर आपसे निकलवाते हैं वहां पर लैब में, और उस लैब से में आपको उस डायमीटर को लेकर आपको वहां पर वेवलेंथ निकालनी होती है। जो लाइट सोर्स आप यूज करते हो उस लाइट सोर्स का वेवलेंथ निकालना होता है आपको वहां पर। तो लैब में एक्सपेरिमेंट है आपके, न्यूटन रिंग भी है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी है। ठीक है, और ये फ्रॉनहोफर नहीं है, पर वहां आपके यहाँ पर क्या है, आपके यहाँ पर ग्रेटिंग है। अभी ग्रेटिंग भी इसी डिफ्लेक्शन में ही ग्रेटिंग का भी एक थोड़ा सा पोर्शन आएगा। तो वहां पर हमारे पास ग्रेटिंग है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग निकालना है वहां पर आपको। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो पर अभी क्या है, अभी कोरोना में थोड़ा सा पैटर्न इन्होंने लाइट कर दिया है। इन्होंने क्या कर दिया, जैसे पहले पेपर 3 घंटे का आता था, अभी इन्होंने क्या कर दिया है, 2 घंटे का पेपर देते हैं। और 2 घंटे में ये बड़े क्वेश्चन ही रखते हैं। अगर इनको छोटा क्वेश्चन कोई देना है तो उन्हीं बड़े क्वेश्चन के पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अदरवाइज ये बड़े क्वेश्चन ही रखते हैं। 15 नंबर या 20 नंबर का एक क्वेश्चन रख देंगे, 30 नंबर का एक क्वेश्चन रख देंगे, उसको 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पर आपको क्वेश्चन 3 या 4 ही करने होते हैं उसमें बड़े। ठीक है, और वो टाइम उसका 2 घंटा कर दिया इन्होंने। पर कुछ कह नहीं सकते कि पैटर्न, क्योंकि ये पैटर्न टेम्परेरी है, केवल कोरोना को ध्यान में रख के इन्होंने बनाया था। पिछली बार जो बच्चे जिन्होंने अपना बैक रीबैक दिया है उनका इसी तरीके से एग्जाम हुआ है। और आप लोग का तो शायद जो आपके पिछले सेमेस्टर में जो बच्चे थे उनको तो शायद मतलब वो कर दिया था, आगे बढ़ा दिया था, मिड टर्म के मार्क्स पे ही आगे पास कर दिया था। इस बार का पता नहीं इस बार कैसे करेंगे, पर हम लोग को तैयारी तो करनी है, अपनी तैयारी रखनी है। कैसे भी वो एग्जाम ले, हमको उसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के बाद जो इंटेंसिटी पैटर्न है, वो यहाँ पर इंटेंसिटी पैटर्न बना हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है, अगर हम इस इंटेंसिटी पैटर्न में इस सेंट्रल जो ये सेंट्रल फ्रिंज बन रही है इसकी विड्थ निकालनी है हमको। तो हम इसकी विड्थ निकालेंगे पहली चीज। उसके लिए हम एक मतलब कैलकुलेशन करेंगे इस विड्थ को निकालने के लिए। जो ये सेंट्रल फ्रिंज बन रही है, विड्थ क्या होती है, ये जो BC है ये हाफ विड्थ है। ठीक है, अगर इसको डबल कर दो ये फुल विड्थ हो जाएगी। मतलब ये जैसे x दिखा रखा है BC को, तो अगर इसको 2x कर दो दैट इज द फुल विड्थ। तो आपको ये 2x निकालना है पहली चीज। दूसरी चीज आपको इसकी इंटेंसिटी निकालनी है, जो I है ये आपको कैलकुलेट करना है कि इंटेंसिटी पैटर्न जो आ रहा है I वो कैसे वेरी करेगा। वो उसको हमको क्या करना है, जनरलाइज्ड एक एक्सप्रेशन निकालना है उसका। तो अब हम इन दो चीजों को ध्यान में रख के काम करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं विड्थ की। तो नॉर्मली क्या है विड्थ के लिए, देखो आप क्या है, यहाँ पर हमने क्या कर रखा, ये ए से जो इसका डीप वाला पॉइंट है C, इसको मिला दिया है। और ये
ए से बी को मिला दिया, ये बी जो है इसका सेंटर पॉइंट है, ये जो इंटेंसिटी पैटर्न है इसका सेंटर पॉइंट है, इससे आपको ग्रेटिंग के सेंटर पॉइंट को मिला दिया है और इस सी को मिला दिया, तो ये क्या एंगल कोई थीटा बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम x को निकालेंगे तो x क्या होगा, अगर हम ट्राइंगल की बात करें, हम इस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, ए बी सी की अगर हम बात करें, तो अगर हम x को निकालना है तो x कैसे निकाल सकते हैं हम, या तो साइन थीटा के टर्म्स में निकाल सकते हैं या तो टेन थीटा के टर्म्स में निकाल सकते हैं। पर नॉर्मली अगर हम साइन थीटा के टर्म्स में निकालते हैं, अगर हम इसको सॉरी यहां पर क्या है, ये जो थीटा है दैट इज वेरी लेस, तो बहुत ज्यादा जो थीटा लेस होता है जब इन केस, तो उस केस में क्या होता है, साइन थीटा और टेन थीटा इक्वल होते हैं। अगर आप बहुत छोटे एंगल की बात करो तो साइन थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमने क्या लिख दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल थीटा, ठीक है। और टेन थीटा क्या होता है, लॉन्गिट्यूड अपॉन बेस, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या लिखा, लॉन्गिट्यूड एक्स अपॉन बेस, बेस की लेंथ हमने यहाँ पर एल ले रखी है, तो ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल, ठीक है। और यहां तक आपको समझ में आ गया, जो एल है ये इसको आप एफ भी रख सकते हो, क्योंकि कई बार क्या यहाँ कॉलीमेटिंग लेंस होता है तो उसकी फोकल लेंथ ही यहाँ पर कॉलीमेटिंग लेंस रखा होता है और वो यहाँ पर फोकस होता है, तो उसकी फोकल लेंथ इस एल के बराबर होती है, तो उसको हम एफ भी ले सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है, एल इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल था दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एफ कर दिया हमने, ठीक है। ये एक चीज हो गई, पहली चीज। ये चीज आपको यहां तक समझ में आ गई, यहां तक का जो एक्सप्रेशन अभी आया यहां तक समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद हमने पहली स्लाइड में हमने अभी इससे पहले हमने निकाल रखा है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा या एम लैम्डा, ये अभी हमने डिराइव किया पहले, ठीक है, फॉर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ए को हमने क्या किया, लैम्डा से डिवाइड कर दिया बस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सी पॉइंट पे क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसीलिए हमने उसी की कंडीशन यहाँ पर यूज करी है, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। अब दोनों केस में साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एफ है, यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए है। हमें निकालना क्या है, एक्स। तो हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को इसके इक्वल रख देते हैं, मतलब x बाई एफ इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, x बाई एफ इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू एफ लैम्डा बाई ए। हमें निकालना क्या है, 2x निकालना है, क्योंकि हमें पूरी विड्थ निकालनी है। BC की वैल्यू x है, हमें निकालनी पूरी विड्थ है, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, इसी में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 का। तो टोटल विड्थ जो आई आपकी क्या आ गई, W इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2f लैम्डा बाई ए। ये एक चीज एक हमने यहां पर ड्राइव कर ली, यहां से हमने 2x की वैल्यू निकाल ली। यहां तक आपको समझ में आ गया, ये तो बहुत सिंपल था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी मुझे लग रहा है समझने में, ये तो पूरा मैथमेटिकल था। फॉर स्मॉल एंगल थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और साइन टेन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स बाई एल। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया एक्स बाई एल। यहाँ पर एल क्या है, लगभग लगभग जो कोलिमेटिंग लेंथ होता है उसकी फोकल लेंथ होती है। कोलिमेटिंग लेंथ यहाँ ए के पास रखा होता है इस बीम को फोकस करने के लिए, तो हमने एल की जगह एफ को रिप्लेस कर दिया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एफ हो गया, ठीक है। और ऑलरेडी हमने यहाँ पर फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन में यहाँ पर देखिए कंडीशन निकाल रखी है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। यहाँ एम इज इक्वल टू 1 ले लेंगे तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, तो हमने वही ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा वाली कंडीशन यहाँ पर रख दी, ठीक है। ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा बाई ए हो गया। तो अब हमने क्या किया, इसको इस इक्वेशन को और ऊपर वाली इक्वेशन को कंपेयर कर दिया, तो क्या हुआ, एक्स बाई एफ इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। तो यहां से आपका क्या आ गया, एक्स इक्वल टू एफ लैम्डा बाई ए। तो दैट इज द हाफ विड्थ ऑफ दिस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इसकी जो ये फ्रिंज बन रही है उसकी हाफ विड्थ है। अब इसको डबल कर देंगे तो आपको फुल विड्थ मिल जाएगी। तो फुल विड्थ क्या है, W इज इक्वल टू 2x दैट इज इक्वल टू 2f लैम्डा बाई ए। आपको यहाँ से फुल विड्थ मिल गई, जो यहाँ पर सेंटर में ब्राइट फ्रिंज बन रही है उसकी फुल विड्थ क्या हो गई, 2f लैम्डा बाई ए हो गई। ये तो हो गया विड्थ की बात हो गई। अब हमें निकालना है क्या, इंटेंसिटी पैटर्न निकालना है, I। जैसे ये I वेरी कर रहा है ना, थीटा के साथ ये वेरी कर रहा है, जहां पर
जैसे थीटा कम है तो यहाँ पर सेंटर पे आई ज्यादा है, पर जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाओ, जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाओ, ये आई की वैल्यू कभी घट रही है, फिर कभी बढ़ रही है, फिर कभी घट रही है, फिर कभी बढ़ रही है। ठीक है, तो अब हमें ये निकालना है, ये पैटर्न निकालना है इन टर्म्स ऑफ थीटा। ठीक, तो अब हम चलेंगे, इसको निकालने के दो तरीके होते हैं, पर नॉर्मली हम वेक्टर जो मेथड है, वेक्टर एक कैलकुलस मेथड होता है और एक ये वेक्टर नोटेशन मेथड होता है। तो हम यहाँ वेक्टर नोटेशन मेथड यूज करेंगे, जो इजी भी है और आप इसको इजीली समझ भी सकते हो और एग्जाम में कर भी सकते हो। ठीक है, अभी तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। अभी अगर किसी को कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है या कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो। नो क्वेश्चन? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है कि सबसे पहले हम यहां पर क्या निकालेंगे, आपको इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए। ठीक है, एम्पलीट्यूड किसका, जो ये जो वेव्स जा रही हैं, ये जो वेव्स सुपर इम्पोज हो रही हैं, उसका एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए। आपने एक वेव इक्वेशन पढ़ी है ना, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, पढ़ा हुआ है आपने, ये वेव इक्वेशन पढ़ी हुई है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो लाइट, ये तो लाइट वेव है, तो जितनी लाइट बीम्स जा रही हैं ये कहीं यहाँ पी पर सुपर इम्पोज कर रही हैं, तो हमें यहाँ पर इंटेंसिटी पता करना है कि इंटेंसिटी क्या कितनी होगी, यहाँ पैटर्न क्या होगा। तो अब उसके लिए क्या है, जैसे यहाँ पी पर ये अलग अलग दिखा रखा है, ग्रीन और ये वायलेट बीम्स दिखा रखी हैं जो यहाँ सुपर इम्पोज कर रही हैं। तो ये सुपर इम्पोज करेंगी तो यहाँ का जो रिजल्टेंट है, पी पर जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे निकलेगा, अगर इन्हीं बीम्स के वेक्टर नोटेशन को, यहाँ पर जो लाइट बीम आ रही है उसकी इंटेंसिटी और उसका फेज, जैसे एक लाइट आई, हमने मान ली E1 इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, फिर दूसरी लाइट आई E2 इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टू टी, इस तरीके से बहुत सारी लाइट आई, तो उनका अगर वेक्टर एडिशन कर दें हम यहाँ पर, ये सारी वेक्टर क्वांटिटी हैं। ठीक है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, जो वेव्स जो हमने E इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड में बोल रहा हूँ, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको अगर हमने P पर एडिशन कर दिया उसका, तो यहाँ पर P पर रिजल्टेंट आ जाएगा कि कितनी, अगर हमें एम्पलीट्यूड मिल गया जो E नॉट बोल रहा हूँ, अगर वो मिल गया E नॉट, तो हम वहां से क्या कर सकते हैं, उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। अगर कोई वेव है, अगर कोई वेव दे रखी है y इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी, तो अगर आपको इंटेंसिटी चाहिए तो ए नॉट स्क्वायर होगी उसकी इंटेंसिटी, ये आपको पता होगा, इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा है, ए नॉट का स्क्वायर कर दो तो आपको इंटेंसिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पी पर हमें रिजल्टेंट जो वेव फॉर्म है उसका रिजल्टेंट निकालना है, फेज कितना, उसका मतलब एंगल कितना है और उसकी एम्पलीट्यूड कितना है। अगर एम्पलीट्यूड हमको मिल गया तो हम वहां से इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, और सिंपल उसका हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर एक देखिए नीचे हमने क्या है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इसको वेक्टर नोटेशन के टर्म में दिखाने की कोशिश करी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने वेक्टर नोटेशन दिखा रखा है, यहाँ पर क्या है, जैसे एक बीम है, एक बीम को ये छोटा सा, यहाँ पर वेक्टर नोटेशन है, ये छोटा सा एक 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 बीम का ये वेक्टर फॉर्म है। फिर उसी के ऊपर क्या है, यहाँ पी पे अगर हम मान रहे हैं, यहाँ पर मल्टीपल बीम्स आ रही हैं, तो पी पर जब उसका वेक्टर नोटेशन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा कि जो पहला बीम है उसका हेड है, उस पर दूसरी बीम का टेल होगा। ये एरो शेप में आप देख रहे हो, यहाँ बहुत सारे एरो, यहाँ पर भी मैंने बना रखा है, एक एरो है, फिर उसके बाद एक बीम का एरो, फिर दूसरी बीम का जो टेल है वो पहली बीम के हेड पे है, फिर तीसरी बीम का टेल वो दूसरी बीम के हेड पे है, फिर चौथी बीम का टेल तीसरी बीम के हेड पे है। इस तरीके से हम क्या इसको ऐड करते चले जाएंगे। तो अब मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बीम है, तो हमको 6 वेक्टर एडिशन करना होगा, 6 जो इन बीम्स के जो वेक्टर हैं यहाँ पी पर ऐड होंगे, तो 6 एरो करीबन ऐड होंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले वाले की टेल को लास्ट वाले के हेड से जोड़ देंगे, तो जो वो आएगा वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा। जैसे यहाँ पर एरो बनी है बहुत सारी, ठीक है, तो सेकंड का टेल फर्स्ट की हेड पे है, इसी तरह से थर्ड का टेल फर्स्ट सेकंड की हेड पे, इस तरीके से हमने क्या किया, सारे वेक्टर्स को ऐड किया और लास्ट में क्या किया, जो फर्स्ट का टेल था उसको लास्ट वाले के हेड से जोड़ दिया। तो ईपी इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ई नॉट क्या है यहाँ पर, जो ये एम्पलीट्यूड दे रखा है इसका,
ये छोटे वाले जो एरो हैं इनका एम्पलीट्यूड है ई नॉट, ठीक है, सबके एम्पलीट्यूड ई नॉट है क्योंकि सारे सारे एरो इक्वल हैं लगभग लगभग, तो सबका ई नॉट हमने यहां ले रखा है। तो जो रिजल्टेंट ईपी आया, ठीक है, अब हम बोलेंगे उसका फेज क्या होगा, उसका फेज क्या होगा, तो जब लास्ट वाला है और जो फर्स्ट वाले की टेल है उस पर अगर हम इसमें लास्ट वाले पे टेंजेंट खींचें और फर्स्ट वाले पे टेंजेंट खींचें तो उसके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज द फेज डिफरेंस। ये जो फर्स्ट वाला और लास्ट वाले के बीच में अगर फेज डिफरेंस निकालेंगे तो दैट इज बीटा, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। वेक्टर जो एडिशन है यहां पर पी पर वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अब हमें यहां पर ईपी की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ई नॉट एंड बीटा, ठीक है। अब हम इसके लिए थोड़ा ज्योमेट्री यूज करेंगे। इतनी बड़ी चीज समझ में आ गई, जो आपका पी पे रिजल्टेंट है वो दैट इज ईपी, और जो फेज डिफरेंस है यहां पर जो बीम्स आ रही हैं ये सारी फेज डिफरेंस जो है दैट इज बीटा। वेक्टर नोटेशन आपको पता है ना, वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में। अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूछ सकते हो वेक्टर एडिशन कैसे होता है। दो वेक्टर को अगर आप ऐड कर रहे हो तो उसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, और फिर बाद में उसका जो फेज डिफरेंस आएगा दो वेक्टर्स का वो क्या आएगा, या रिजल्टेंट वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल तो ये है इधर, ये जो दिख रखा यहाँ पर बना रखे हैं, बना नहीं है मतलब बना देता हूं। हाँ कोई कुछ पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन? चंचल, No, रुचि, रुचि, no, sir. ओके, अभी समझ में आ रहा है आप लोग को जो मैं बोल रहा हूं यहां पर? अभिषेक, अभिषेक, अमन, यस सर। जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है उधर? यस सर, यस सर। चलो ठीक है। तो वेक्टर एडिशन की बात हो गई। अब हमें यहाँ पर पी पे देखना है कि रिजल्टेंट क्या आएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन के हिसाब से रिजल्टेंट ईपी आएगा, ठीक है। और उसका जो फेज दोनों का जो फर्स्ट बीम और लास्ट बीम में जो पार्ट फेज डिफरेंस है दैट विल बी बीटा, ठीक है। अब इसको हमको ईपी को इन टर्म्स ऑफ ई नॉट और बीटा निकालना है। ईपी निकल आएगा तो यहां से हमारी इंटेंसिटी निकल आएगी। अगर हम ईपी को स्क्वायर कर देंगे तो हमें इंटेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो हम यहां पर आते हैं, यहां पर हमने थोड़ी ज्योमेट्री चेंज करी है। ये वेक्टर एडिशन का भी हमने देखा था, यहां पर हमने वेक्टर एडिशन करे थे और ईपी क्या था, रिजल्टेंट था। हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया इस फिगर को, हमने ए पॉइंट और बी पॉइंट को यहां पर मिला दिया है जो यहां पर सी पर मिल रहे हैं, ठीक है। हमने पहले क्या किया, ए और बी को मिलाया, ए और बी को मिला के यहां से एक परपेंडिकुलर खींचा है और ए और बी को ऐसे यहां पर ये सी पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको एक्सटेंड कर दिया इस फिगर को। और ये जो बीटा है ये दैट इज द फेज डिफरेंस। अब हमें क्या निकालना है, ईपी की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ई नॉट एंड बीटा। तो अब कैसे निकलेगी, तो यहां पर हमने क्या किया, ये जब हमने इसको एक्सटेंड किया तो यहां पर एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है ए सी बी। ए सी बी से जब हमने सी एफ इस पे परपेंडिकुलर डाला तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सी एफ ए। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है सी एफ ए। तो अगर हमें ए एफ मिल जाए और एफ बी मिल जाए तो हमें क्या है, ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। ए बी क्या है, ई पी के बराबर है, ठीक है। तो हमें पहले ए एफ निकालना है और एफ बी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलो वो देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने जो ये आर्क थी ए बी जिसको हमने ई नॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है यहां पर, उस आर्क को हमने क्या किया, उसकी आर्क की लेंथ मान ली एल, ठीक है। और क्योंकि हमें एक चीज हमने ये जो एंगल बनेगा जब आप बी को और ए को और ये बी को यहां पर सी पर मिलाओगे तो ये जो एंगल बनेगा ये बीटा के बराबर होगा। ये यहां पर मैंने दिखा रखा है, आप यहां देख सकते हो नीचे, एक मिनट रुको। आप यहां देख सकते हो मैंने यहां पर आपको ये दिखा रखा है कि कैसे ये वाला जो बीटा है एंगल बी डी और ये एंगल ए सी बी कैसे इक्वल होगा। ये आप एक प्रमेय भी होती है, थ्योरम भी होती है ज्योमेट्री में, कि अगर कोई स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं कोई भी रेक्टेंगल है और उसका उसमें अगर आप किसी भी
एक साइड को आप अगर एक्सटेंड करते हो तो उस पे जो एंगल बनता है उसके फ्रंट एंगल के बराबर होता है। जैसे ये वाला एंगल है उसके फ्रंट एंगल के इक्वल होगा, पर उसको आप यहाँ प्रूव भी कर सकते हो। यहाँ पर आप इसको, यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखा है कि कैसे ये कैसे बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल सी है, ठीक है। ये सॉरी ये एंगल बीटा है और ये क्या होगा 180 माइनस बीटा होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका सी की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी अगर आपको सी निकालना है तो सी की वैल्यू कितनी आएगी आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये मैंने यहाँ पर करा हुआ है, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। अगर ये बीटा है तो ये हो गया 190, 180 माइनस बीटा हो गया, ठीक है। तो सी की वैल्यू जो है, अगर हमने इसको सी माना है तो सी की वैल्यू आपको यहाँ से निकलेगी, बीटा आ जाएगी सी की वैल्यू, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो ज्योमेट्री बनी, अब इस ज्योमेट्री का यूज करते हुए हमें ईपी की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ई नॉट एंड बीटा। तो हमने क्या किया, जो ए बी आर्क है उसको हमने मान लिया एल, उसकी लेंथ मान ली एल, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला पता है, कोड बराबर चाप बटे त्रिज्या का फॉर्मूला आपको पता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस। किसी भी सर्किल के लिए, किसी भी आर्क के लिए ये आपको फॉर्मूला पता है, तो हमने उसी को यूज किया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कोड बराबर चाप बटे त्रिज्या से हमने क्या निकाला, यहाँ पर कोड ये इस फॉर्मूले से क्या निकलेगा आपका, बीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होगा, तो यहाँ पर क्या आया, एल इज इक्वल टू कितना आया, बीटा आर आ गया। यहाँ पर एल इज इक्वल टू कितना आ गया, बीटा आर, और एल को हम ई नॉट भी मान रहे हैं, मतलब ये जो आर्क है दैट इज इक्वल टू ई नॉट। हमने पिछली पिछली स्लाइड में देख रखा है, ये ई नॉट है और ये ई पी है। इसी ज्योमेट्री को हमने एक्सटेंड किया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमने एल की जगह क्या रख दिया, ई नॉट रख दिया। तो नाउ ई नॉट इज इक्वल टू बीटा आर, ठीक है। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आई, आर इज इक्वल टू ई नॉट बीटा। जो आपका रेडियस ये आर आया, इस आर्क का जो रेडियस आर आया दैट इज ई नॉट बीटा, ठीक है। अब आपको ये जो एंगल है, यहां से जब आपने परपेंडिकुलर डाल रखा है तो ये बीटा बाई 2 है और ये बीटा बाई 2 है, और ये एंगल जो ए सी एफ है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ए सी एफ। तो यहां से ए एफ की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, अगर इन टर्म्स ऑफ बीटा 2 की बात करें तो आपकी ए एफ की वैल्यू कितनी आएगी, AF इज इक्वल टू, यहां पर निकाल रखा है मैंने, AF इज इक्वल टू, देख सकते हो आप यहां पर मैंने इस इक्वेशन में निकाल रखा है, AF इज इक्वल टू AC साइन बीटा बाई 2, ठीक है। अगर आप टिग्नोमेट्री का यूज करके AF की वैल्यू निकालोगे तो AF इज इक्वल टू AC साइन बीटा बाई 2। तो हमें निकालना है क्या है, AB निकालना है, मतलब EP की वैल्यू निकालनी है, तो दैट इज AB इज इक्वल टू AF प्लस FB, EP इज इक्वल टू AF प्लस FB, यहां पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ मैंने अलग से लिख दिया इसीलिए इस चीज को समझाने के लिए। अब यहाँ पर AF की वैल्यू तो हम यहाँ रख दिया हमने, क्या AF की वैल्यू हमने निकाली, AC साइन बीटा बाई 2, AC क्या है दैट इज R, दैट इज ई नॉट बी। तो ये आपका कितना आ गया, ई नॉट अपॉन बीटा साइन बीटा बाई 2, ई नॉट अपॉन बीटा साइन बीटा बाई 2। उसी तरीके से FB की वैल्यू भी इतनी ही आएगी, ई नॉट बीटा साइन बीटा बाई 2। जैसे ये आया AF इज इक्वल टू ई नॉट बीटा साइन बीटा बाई 2 आया, इसी तरह से FB आएगा ई नॉट बीटा साइन बीटा बाई 2। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 2 ई नॉट अपॉन बीटा साइन बीटा बाई 2, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका EP है दैट इज ई नॉट साइन बीटा बाई 2 अपॉन बीटा बाई 2, ये आ गया आपका EP। आपका EP निकल आया, हमारा टारगेट क्या था, EP निकालना इन टर्म्स ऑफ ई नॉट एंड बीटा, वो हमने क्या किया, निकाल लिया, ठीक है। अब आपको ये समझ, ये इतना समझ में आ गया। अब यहां पर जो ये बीटा है, ये अभी तक जो मैंने आपको यहां पर समझाया ये समझ में आ गया ना आपको, इसमें कोई डाउट हो, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। यहां पर इस ज्योमेट्री में किसी को भी अभी तक कोई डाउट हो रहा है तो आप यहां पर पूछ सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं
जो आपका यहाँ पर नॉर्मली क्या होता था, हम यहाँ पार्ट डिफरेंस निकालते थे ना, ये पार्ट डिफरेंस जो होता था, ये आप इसको पार्ट डिफरेंस भी कह सकते हो, फेज डिफरेंस भी कह सकते हो, फेज डिफरेंस भी निकालते थे, या कह सकते हो पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या लिया है, पार्ट डिफरेंस जो आपका, अगर हम डिस्ट्रक्टिव की बात करें तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा, यही लिया है ना हमने पहले, ए साइन थीटा पार्ट डिफरेंस आपका ए साइन थीटा। तो अगर आपको ये बीटा निकालना है तो बीटा इस ए साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, बीटा इज प्रोपोर्शनल टू ए साइन थीटा, क्योंकि यहां मल्टीपल बहुत सारे वेक्टर एडिशन हो रहे हैं और ये बढ़ता ही जा रहा है, जितने ज्यादा वेक्टर होंगे उसी के प्रोपोर्शनल होगा ये। तो हमने क्या किया, ए साइन थीटा को के से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्योंकि बीटा इज प्रोपोर्शनल टू ए साइन थीटा, तो हमने बीटा इज इक्वल टू के साइन थीटा लिख दिया, के ए साइन थीटा, यहाँ बीटा इज प्रोपोर्शनल टू ए साइन थीटा था, तो उसको हमने के एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इक्वल के फॉर्म में लिख दिया, बीटा इज इक्वल टू के ए साइन थीटा, जो टोटल पार्ट डिफरेंस है बीटा इज इक्वल टू के ए साइन थीटा। नॉर्मली क्या था, जितना ज्यादा आप उसको मतलब ऐड करते जाओगे, जितने ज्यादा वेक्टर्स ऐड होते जाएंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। तो यहाँ के है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, बीटा की वैल्यू आपने वहां पर ईपी की वैल्यू निकाल रखी है, ईपी कितना आया था, ईपी इज इक्वल टू ई नॉट साइन बीटा बाई टू अपॉन बीटा बाई टू। अब इस बीटा की जगह हमने ये वैल्यू रख दी जो यहाँ पर हमने ये निकाल रखी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो जो भी निकालना है वो थीटा और इन टर्म्स ऑफ स्लाइड की जो विड्थ है ए, उसके टर्म्स में निकालना है। बीटा तो कुछ है नहीं, बीटा को हमें हटाना है, उसकी जगह हमें क्या करना है, स्लिट विड्थ और थीटा को लाना है अल्टीमेटली, क्योंकि यही पैरामीटर्स हैं। तो अब हमने क्या किया, बीटा की जगह के ए साइन थीटा को रख दिया, तो ये कितना आ गया, ई पी इज इक्वल टू ई नॉट साइन के ए साइन थीटा बाई टू अपॉन के ए साइन थीटा बाई टू, ठीक है। तो इसको आप मान के चलो, ये दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ इंटेंसिटी। आपको यहां से ई पी इज इक्वल टू ई नॉट साइन के ए साइन थीटा बाई टू अपॉन के ए साइन थीटा बाई टू, आपको ई पी मिल गया। अब आपको आई निकालना है, तो आई कैसे निकालोगे, इस ई पी का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। यहां पर इन्होंने के की जगह बाद में ये के की जगह पाई बाई लेमडा रख दिया है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली इन्होंने देखा है जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, पाई बाई लेमडा के बराबर है, तो इन्होंने क्या किया, के की जगह पाई बाई लेमडा रख दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको यहां तक समझ में आता है तो आप यहां तक ही यूज करो एक्सप्रेशन। अगर आप या तो इसको याद कर लो कि यहाँ के इज इक्वल टू पाई बाई लेमडा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन करी है। तो अब इंटेंसिटी कितनी होगी, आई इज इक्वल टू ई पी स्क्वायर। हमने क्या किया, ई पी हमें मिल गया था यहाँ पर, ई पी इज इक्वल टू ई नॉट साइन पाई ए साइन थीटा बाई लेमडा अपॉन पाई ए साइन थीटा अपॉन लेमडा। तो इसको क्या किया, ई पी नाउ आई इज इक्वल टू आई नॉट, इसका स्क्वायर कर दिया, जो ई पी का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो आपको ये आई मिल गया। अब हमें क्या, ये जो यहाँ पर फ्रिंजेस आ रही है, ब्राइट डार्क, इसका पैटर्न मिल गया, ठीक है। इसका पैटर्न आपको कहाँ मिल गया, ये देखिए, आपको ये आई का पैटर्न मिल गया विथ चेंजिंग थीटा, द इंटेंसिटी विल बिहेव अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको कोई इसमें कुछ क्वेरी हो रही है तो आप पूछ सकते हो। ये वाला टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। अब अगले क्लास में जब हम चलेंगे तो अगली क्लास में रिजॉल्विंग पावर पे आएंगे, रेले क्राइटेरियन पे आएंगे, रिजॉल्विंग पावर एंड रेले क्राइटेरियन नेक्स्ट लेक्चर में चलेगा। यहाँ पर अभी फिलहाल जो था आपका फ्रॉनहोफर था वो कंप्लीटली खत्म हो गया। ये फ्रॉनहोफर में भी ऊपर वाला पार्ट, दो पार्ट हैं, एक तो इंटेंसिटी निकालना एक अलग क्वेश्चन बनता है, और फ्रॉनहोफर का कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग एंड वर्किंग अलग बनता है, और उसकी इंटेंसिटी के लिए अगर डेरिवेशन पूछता है तो ये वेक्टर नोटेशन के थ्रू ये एक अलग क्वेश्चन बनता है पूरा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मैंने बता दी हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे आपका रिजॉल्विंग पावर पे। रिजॉल्विंग पावर आपको पता है कि रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, इंटरमीडिएट में आपने थोड़ा सा पढ़ा है किसी भी चीज की रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, ठीक है। फिर भी मैं दोबारा से उसको आपको बता दूंगा कि रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, और यहाँ पर हमें मेनली क्या है, ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर निकालनी। अभी तक हम सिंगल स्लिट की बात कर रहे थे, पर अगर किसी एक सबस्ट्रेट में बहुत सारी स्लिट्स होती हैं, n नंबर ऑफ स्लिट्स, तो हम उसको ग्रेटिंग बोलते हैं। तो हम ग्रेटिंग पे आएंगे और ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी कोई अगर आपको डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी क्लास को एंड करूंगा।
अगर किसी को कोई हाँ क्वेश्चन। सर, ये हाँ, इंटेंसिटी से रिलेटेड सर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा क्या सर? ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आप चेक कर लो, आपकी बुक्स में अच्छे से दे रखा है, वेक्टर नोटेशन के थ्रू ही दे रखा है, जो मैंने बुक आपको सजेस्ट सर करी जो है। ये डेरिवेशन आपने अभी ये बताया, तो सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है? हाँ, ये पूरा एक क्वेश्चन बनता है कि जो इंटेंसिटी पैटर्न आ रहा है उसको, इंटेंसिटी पैटर्न को बताओ, उसका फॉर्मुलेशन करो, आप उसका डराइव करो उसको। आप देख लो एक बार, एक क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के आपको सुमित ने कोई लिंक शेयर किया है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए रिगार्डिंग। यस सर। हाँ, तो एक बार उसमें देखो। वैसे है ये बहुत सरल, थोड़ा सा इसमें अगर एक बार आप पेन पेपर लेके बैठोगे तो आपको बहुत ज्योमेट्री भी, ज्योमेट्रिकल ही है इसमें। वेक्टर नोटेशन के बाद सारी ज्योमेट्री है, आपको ज्योमेट्री ही सॉल्व करनी है बस। और बाकी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको क्वेश्चन वो कर लो, नोट डाउन कर लो, और नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो, या जब भी कभी कॉलेज खुलेगा तो आप पर्सनली आके पूछ सकते हो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो। क्योंकि क्या लाइव क्लास में इसको ज़्यादा अच्छे से समझाया जा सकता है, ऑनलाइन क्लास में मैं यहाँ से केवल एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि उधर से भी आपका फीडबैक नहीं है और बहुत कम फीडबैक है उधर से। आप लोग मतलब अगर कोई चीज़ दिक्कत आती है तो आप पूछते भी नहीं हो, और ना तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे, तो उसकी भी एक दिक्कत आ रही है। और लाइव क्लास में क्या होता है, मैं उसको आपको अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे ही समझा सकता हूँ 5 बार। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत इजी है। आप एक बार उसको फिर से पढ़ो, जो मैंने आज पढ़ाया है, कल की क्लास में इसको दोबारा से, नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा से एक बार हल्का सा रिवाइज करूंगा मैं। और तब भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर हम जब भी मौका मिलेगा, हम उसको, अगर जब भी इंटरेक्ट करेंगे आपस में, तो हम उसको, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप आज इसको देखोगे जाके घर पर, मतलब अपनी बुक में देखोगे, और फिर कल फिर नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, मैं इसको फिर हल्का रिवाइज कराऊंगा। और तब अगर आपको कोई तब भी डाउट रह जाता है आपके मन में, तो फिर आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? इसलिए मैं मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज कराता चल रहा हूँ, बैक का भी मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ, आपका इंटरफ्रेंस भी मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज कराया, और डिफ्रैक्शन भी मल्टीपल टाइम रिवाइज कराया आपको, जिससे आपको अगर कहीं डाउट रह रहा है तो वो नेक्स्ट टाइम वो डाउट क्लियर हो जाए। पर अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो तभी आपका डाउट क्लियर होगा। अगर आपने बीच में छोड़ रखी क्लास, या आपने पहले की फर्स्ट 1-2 क्लासेस छोड़ रखी हैं, तो आपको इसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि पहली की क्लासों में मैंने आपको बताया है कैसे पार्ट डिफरेंस निकालना है, फिर कैसे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव निकालना है। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर पहले हम डिफ्रैक्शन देखते हैं, डिफ्रैक्शन के बाद हम सुपरपोजिशन कराते हैं, सुपर इम्पोज कराते हैं वेव्स को। ठीक है, यहाँ वहां पर क्या था, सीधा हम लाइट को सुपर इम्पोज कराते थे, पर यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर पहले डिफ्रैक्शन करते हैं, डिफ्रैक्शन के बाद जब लाइट बेंड कर जाती है तो उन लाइट में आपस में सुपर इम्पोज होती हैं, और वो पैटर्न देती हैं स्क्रीन पर। ठीक है, तो अब अभी मैं लीव कर दूं क्लास, कोई दिक्कत है? मीटिंग इन करूं? हेलो, किसी को कुछ पूछना है? हेलो, नो सर, No, थैंक sir. यू। चलिए ठीक है, फिर गुड डे।